वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में से वाटर रिलेशन टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक में से 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक लवणीय अचार आदि में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि लवण जीवाणु के प्रजनन को रोक देता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, उनका जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है और वे मर जाते हैं। यह अचार के पोषक तत्व जीवन साधने में असमर्थ हैं। यहाँ पर हमको अचार का विलयन दिया गया है। लवणीय अचार में हमने जीवाणु को रखा तो जीवाणु क्यों मर जाते हैं। कंसेप्ट क्या है कि कोई भी सेल अगर किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाएगी, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन की बजाय अधिक है, ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसको यहाँ पर अचार बताया गया है कि लवणीय अचार है। यहाँ पर जैम, जेली, मुरब्बा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि सेल में से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। सेल में से जब सारा वाटर निकल जाता है, सेल ड्राई होकर मर जाती है। ऐसी क्रिया जिसमें बॉडी का सारा पानी निकल जाता है, सेल की सारा वाटर निकल जाता है, उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो जीवाणु क्यों मर जाता है? क्योंकि उनका जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है और जीवाणु मर जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पानी के लिए जल विभव का मान होगा 1, 2, 3 या 0। यहाँ पर हमसे वाटर पोटेंशियल पूछा गया है। जल विभव जिसको हम शाई W से रिप्रेजेंट करते हैं। शाई W होता है पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा। यहाँ पर हमको शुद्ध पानी के लिए बताना है, मतलब ऐसा पानी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, जिसमें कोई भी सॉल्यूट या विलय को हमने नहीं घोला हुआ। तो उस पानी के लिए जो जल विभव का मान होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, 0 इसका वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल विभव प्रभावित होता है परासरण विभव द्वारा, मैट्रिक विभव द्वारा, दाब विभव द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। जल विभव जिसको शाई W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है शाई S, शाई P प्लस शाई M। सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल, इन तीनों प्रकार की पोटेंशियल से जल विभव जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट है, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी विलयन में विलय को मिलाया जाता है तो इसका जल विभव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। यहाँ पर हम तो बोला गया है, हमसे कहा गया है किसी विलयन में, विलयन का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें हमने सॉल्यूट को मिला रखा है। ठीक है, ये कोई सॉल्यूट 1 है। हमें पता है कि वाटर का जो जल विभव होता है उसकी वैल्यू, जब वो वाटर प्योर होगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 होती है। सॉल्यूट को जब हम मिला देते हैं तो जल विभव कम हो जाता है, 0 से कम होकर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर हमको बता रखा है कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ऑलरेडी उसका जल विभव नेगेटिव वैल्यू में होगा। इसमें हम और विलय मिला देते हैं, ठीक है, कोई नया विलय मिला देते हैं या कोई दूसरा सॉल्यूट मिला देते हैं या उसी सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, इसका जल विभव नेगेटिव वैल्यू से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मोर नेगेटिव इसका वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जल विभव घटता है। अति परासरी विलयन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रखने पर कोशिका का जल विभव घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरी विलयन अगेन वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है। ये कोई सेल है, ठीक है, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इन कंपैरिजन टू सेल। तो अब क्या होगा, सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकलेंगे। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में सेल का जो वाटर पोटेंशियल होगा, जो जल विभव होगा, वो घट जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाथपोर्ट को आर्द्रताग्राही जल उपलब्ध नहीं होता क्योंकि इसका जल विभव बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, इसका डीपीटी बहुत कम होता है। थर्ड ऑप्शन है, इसके जल विभव का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है क्योंकि इसका जल विभव बढ़ा हुआ तथा डीपीटी घटा हुआ होता है। आर्द्रताग्राही जल वो होता है जो सोइल पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे फिल्म के रूप में मिलता है। ये सोइल पार्टिकल है, इसके चारों तरफ इस तरह से फिल्म के रूप में जो जल होता है उसको हम आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। यह हाइग्रोस्कोपिक वाटर रूट्स हेयर इसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं क्योंकि जो इसका जल विभव की वैल्यू होती है और वाटर पोटेंशियल होता है वो अत्यधिक नेगेटिव होता है, इस कारण रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है वो सही है। पाथपोर्ट को आर्द्रताग्राही जल उपलब्ध नहीं होता क्योंकि इसके जल विभव का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य परिस्थितियों में एक मूलरोम कोशिका का जल विभव किस परास में होता है। यहाँ हमसे कहा गया है हमारी जो परिस्थितियां हैं प्लांट की वो सामान्य है, मीन्स आप सोइल की पीएच ले सकते हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो सारी सामान्य परिस्थितियां हैं। इस कंडीशन में एक मूल रोम कोशिका का एक रूट हेयर सेल का जल विभव कितना होगा, किस रेंज में होगा, -1 से -4 एटमॉस्फेयर, -1 से +4 एटमॉस्फेयर, +1 से 2 एटमॉस्फेयर या -1 से 2 एटमॉस्फेयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जो जल विभव होता है वो मैक्सिमम 0 होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। एक रूट हेयर सेल का जो जल विभव होता है वो -1 से -4 एटमॉस्फेयर रेंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक कोशिका के जल विभव का मान 0 होता है तो वह कोशिका होती है। क्या बता रखा है कि कोशिका है इसके जल विभव का मान 0 है, तो वह कोशिका किस स्टेज में होगी, पूर्ण स्फीत अवस्था में, श्लथ अवस्था में, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में या पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में। कोशिका का जल विभव का मान चाहे W का मान 0 तब होगा जब सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हम टर्बुलेंट प्रेशर के इक्वल इसकी वैल्यू ली जाती वो उसके वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी। इस कंडीशन में जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तब सोल्यूट पोटेंशियल एंड टर्बुलेंट प्रेशर की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल होती हैं और उस केस में कोशिका के लिए जल विभव का मान 0 आता है। जैसे सपोज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 10 है एंड टर्बुलेंट प्रेशर भी हमारा 10 है, तो सोल्यूट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -10 क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होती है बट यहाँ पर साइन माइनस का लगाया जाता है, +10 टर्बुलेंट प्रेशर भी 10 है, 10 ये माइनस है ये +10 है तो वैल्यू आ जाएगी 0 और इस केस में क्या हो जाएगा, जल विभव 0 होगा। ये 0 कब हो रहा है, जब दोनों वैल्यूज इक्वल है, मीन्स कोशिका जब पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है, टर्बुलेंट होती है, तब कोशिका के लिए जल विभव का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का जल विभव हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या परिवर्तनशील। यहाँ पर आपको विलयन दिया गया है, कोई सॉल्यूशन है, उसका जल विभव हमेशा कैसा होगा। जल का जल विभव जो है हमेशा, शुद्ध जल का जल विभव हमेशा 0 होता है जो मैक्सिमम होता है। विलयन है तो यहाँ पर जल विभव नेगेटिव होगा हमेशा, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट या ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरणी विभव का मान होता है 100 तथा 0, 0 तथा 0, 100 तथा 200, 0 तथा 100। यहाँ पर अगेन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, शुद्ध जल पूछा गया है। शुद्ध जल के लिए जल विभव वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 और जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ये सॉल्यूट के मिलने पर बनता है। तो शुद्ध जल है यहाँ पर दिया हुआ हमको, इट मीन्स उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। जब कोई सॉल्यूट ही नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट है। शुद्ध जल के लिए जल विभव की वैल्यू 0 होती है और परासरण विभव ये भी 0 या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दिए गए विलयन में विलय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। मीन्स कोई विलयन है, इसमें आपने और विलय मिला दिया तो अब आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, कौन से ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देंगे। इसका डीपीटी कम होगा, इसका जल विभव कम होगा, इसके डीपीटी व जल विभव में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका जल विभव बढ़ता है। विलयन का जो जल विभव होता है वाटर पोटेंशियल वो कोई नेगेटिव वैल्यू होती है। विलयन में अगर हमने सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिलाने पर क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेट हो जाएगा,
इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो जल विभव होता है उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जल विभव कम हो जाएगा। ठीक है, जल विभव की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर विलयन में हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो डीपीडी क्या होता है, डीपीडी की वैल्यू बढ़ जाती है। डीपीडी क्या है, डीपीडी वाटर एब्जॉर्ब करने की एक पैरामीटर, एक पैमाना है जो वाटर को चूसने की क्षमता बताता है। ठीक है, इसको हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो डीपीडी बढ़ता है लेकिन जल विभव तो कम हो जाता है। जल विभव की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी नेगेटिव होगी, मतलब उतना ज़्यादा जल विभव कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट है। अगर किसी विलयन में हम विलय मिला देंगे तो उसका जल विभव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 3 कोशिकाएं X, Y और Z आपस में जुड़ी हुई हैं जिनमें कि विलय विभव मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल हमको दे रखा है और स्फीति दाब टर्बुलर प्रेशर हमको दे रखा है, चित्रानुसार हो तो इनमें जल संवहन की दिशा किस प्रकार होगी। यहाँ पर 3 सेल दे रखी है X, Y एंड Z एंड डेटा दे रखा है जिसमें सॉल्यूट पोटेंशियल एंड टर्बुलर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और हमसे बात पूछा गया है कि जल संवहन किस दिशा में होगा, ये हमको बताना है। तो इस केस में सबसे पहले हम तीनों सेल के लिए जो वाटर पोटेंशियल होता है, जल विभव होता है, उसको निकालेंगे। बहुत सिंपल है, जल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है ψS प्लस ψP। ψS आपको दे रखा है -40 और ये है TP 30। तो Y सेल के लिए आ जाएगा -10, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -10। Z सेल के लिए ये आ जाएगी -15 एंड X सेल के लिए आ जाएगी ये -25। और वाटर की गति है, जल की गति किस दिशा में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जल की गति अपनी लेस नेगेटिव वैल्यू से मोर नेगेटिव वैल्यू की तरफ होती है। ठीक है, जल की गति लेस नेगेटिव वैल्यू से मोर नेगेटिव वैल्यू की तरफ होगी। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों सेल के लिए सबसे कम जल विभव किसका आया है, -10 है, ये सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, जल विभव के लिए ये उससे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है। तो जल की गति Y से Z की ओर होगी, जल की गति Y से X की ओर होगी। Z एंड X में कंपेयर करें तो जल की गति Z से X में होगी। तो किस तरह से जल की गति हो जाएगी, X, Y एंड Z सेल में Y से होगी Z में, Y से होगी X में एंड Z से होगी X में। तो इस तरह से आप आसानी से जल विभव की वैल्यू को निकाल लें और देख लें कि किस डायरेक्शन में जल की गति होगी। बस ये ध्यान रखना है आपको, लेस नेगेटिव वैल्यू से मोर नेगेटिव वैल्यू की तरफ जल की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसका वाटर पोटेंशियल शाई W होगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अधिपराशरी विलयन है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये हमारा सेल है, सेल में होता है यहाँ पर वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है। ठीक है, इसके कारण इसका कोई कंसंट्रेशन होता है। ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स लें, यहाँ पर अगर 60 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो 40 यहाँ पर सोल्यूट मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे ज़्यादा हैं, 80 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ में 20 मॉलिक्यूल्स किसी सॉल्यूट के हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो सॉल्यूशन है हमारा जिसको हमने सेल में रखा है वो हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकलते हैं सेल में से। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल सेल में से बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो जल विभव की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले बढ़ती फिर कम होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट है, जल विभव की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जल विभव होता है। यहाँ पर जल विभव वाटर पोटेंशियल पूछा हुआ है। शुद्ध जल का जल विभव होता है निम्नतम डीपीडी से कम, अधिकतम या बदलता रहता है। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी परासरणी तंत्र
में ओपी का मान 35 या 35 एटमॉस्फेयर है तथा स्फीति दाब 9 इकाई है, तो इस परासरणी तंत्र का जल विभव क्या होगा। हमसे कहा गया है कोई सिस्टम है, ऑस्मोटिक सिस्टम है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी का मान हमको दे रखा है 35 एटमॉस्फेयर एंड स्फीति दाब टर्गर प्रेशर हमको दे रखा है 9 इकाई। तो इसमें जल विभव का वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, जल विभव की वैल्यू होती है शाई एस प्लस शाई पी। शाई एस की वैल्यू इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ली जाती है, बस इसका साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -35। स्फीति दाब इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल होता है, ये है 9 हमको दे रखा है, -35 + 9 ये हो जाएगा -26 हमारा आंसर। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट है, -26 इकाई। आप माइनस का साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो इक्वल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के, लेकिन यहाँ पर उसका साइन माइनस हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है, परासरण है, अंताचूषण है, जल अपघटन है या उपयुक्त सभी। जब हम बीज को, चने की सीड लो आप पानी में रखो तो देखते हैं नेक्स्ट डे सुबह कुछ घंटे में वो फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका कारण होता है अंताचूषण या इम्बाइबेशन, जिसमें बीज में या सेल में मौजूद जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर को अपने ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। इसी को हम इम्बाइबेशन या अंतःचूषण कहते हैं। इस अंतःचूषण के कारण बीज या सेल जो फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःचूषण की क्रिया में होता है विसरण तथा केशिकी दोनों प्रक्रियाएं, केवल विसरण, केवल केशिकी प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतःचूषण की क्रिया में विसरण भी होता है और केशिकी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अंतःचूषण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे ज्यादा जो अंतःचूषण प्रदर्शित करता है वो है, इस जो हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं उसमें है अगार अगार। अगार अगार अपने भार का 99 गुना से भी अधिक पानी को अधिशोषित करके रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका या बीज द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है। परासरण द्वारा, अंतःचूषण द्वारा, अवशोषण द्वारा या चूषण के द्वारा। पादप कोशिका या बीज में सबसे पहले जो जल अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो अंतःचूषण या इम्बाइबेशन के द्वारा होती है। इससे जो सेल वॉल है वो सॉफ्ट हो जाती है, देन फिर जल अवशोषण स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दाबवाद किसने प्रतिपादित किया। प्रिस्टले ने, स्टीफन हेल्स ने, लेविट ने या सेक्स ने। मूल दाबवाद प्रिस्टले ने दिया था। इन्होंने बताया कि जालम के रस में जो दाब उत्पन्न होता है ये दाब धनात्मक होता है और जालम रस को ऊपर की ओर धकेलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित जल पादप में पत्तियों तक पहुंचता है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण जो जल जड़ों द्वारा अवशोषित होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन, बिंदु श्रावण, मूल दाब या रसारोहण। यहाँ पर ऑप्शन 4 रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप राइट आंसर है। एसेंट ऑफ सैप के कारण ही वाटर जो है जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलयकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किस पादप में किया गया। बाल्सम में, मिराबिलिस में, इंडियन टेलीग्राफ पादप में या अविना पादप में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे पता लगाया कि जो वाटर कंडक्शन का जो पाथवे है वो जाइलम से होता हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये इंडियन टेलीग्राफ पादप में किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णरंध्रों के खुलने का कारण है रक्षक कोशिकाओं की स्फीति, रक्षक कोशिकाओं का परिमाप, रक्षक कोशिकाओं की संख्या या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। जो स्टोमेटा होते हैं उसमें ऐसे 2 गार्ड सेल होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है ये आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल थिक होती है एंड इलास्टिक होती है, ठीक है, इसमें मोर इलास्टिसिटी मिलती है। ये इलास्टिक वॉल है। तो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, ये इनर वॉल थिक वॉल होती है, थिक वॉल है ये इनर थिक वॉल, और ये नॉन इलास्टिक होती है। इसके अलावा जो गार्ड सेल्स होती है स्टोमेटा की, उनमें
क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, मतलब पूरी तरह अपने साइज में, मैक्सिमम साइज में फैल जाती हैं, इसमें मैक्सिमम वाटर आ जाता है, ये जो आउटर वॉल होती है ये थिन है, इलास्टिक है, ये खिंचती है। खिंचने के कारण क्या होता है, जो इसकी इनर वॉल है, थिक वॉल इनर, ये भी थोड़ी सी खिंच जाती है, और दोनों इनर वॉल, दोनों गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है आपस में सेपरेट हो जाती है, जिससे एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप क्रिएट होने को ही हम कहते हैं कि स्टोमेटा ओपन हो गया है। ठीक है, इसे हम स्टोमेटा का खुलना कहते हैं। तो स्टोमेटा खुद क्यों खुलते हैं? गार्ड सेल की आरक्षक कोशिकाओं की टर्जिडिटी के कारण, स्फीति के कारण। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, पिचक जाएंगी हमारी गार्ड सेल्स, मतलब वाटर कंटेंट उनमें से निकल जाएगा, तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये अपने मैक्सिमम साइज से छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने पर क्या होगा कि इनकी जो इनर वॉल है वो पास में आ जाएगी, गैप देखो अब कम हो गया। ठीक है, गैप रिड्यूस हो जाता है। गैप रिड्यूस होने को हम बोलते हैं स्टोमेटास क्लोज हो गए। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में हम बोलते हैं स्टोमेटास आर क्लोज्ड। तो जब गैप बन जाता है, दोनों इनर वॉल दूर दूर हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन हो गए। गैप अगर कम हो जाता है, इनर वॉल पास पास में आ जाती है, क्योंकि ये जो आउटर वॉल है अब ये लूज हो जाती है। ठीक है, ये फ्लैसिड हो गई, ये अंदर की तरफ जो है इनर वॉल की तरफ अब ये इनका जो प्रोटोप्लाज्म है इनर वॉल की साइड में अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इनर वॉल को वापस से क्या मिलता है, एक धक्का मिलता है, और ये दोनों गार्ड सेल की इनर वॉल आपस में पास पास में आ जाती हैं। गैप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हम कहते हैं फ्लैसिड हो गई अब सेल, और स्टोमेटास बंद हो गए। तो पर्णरंध्रों का खुलना, पर्णरंध्रों का बंद होना रक्षक कोशिकाओं की टर्जिडिटी पर निर्भर करता है। रक्षक कोशिका गार्ड सेल टर्जिड है, स्टोमेटा खुल जाएंगे। गार्ड सेल हमारी फ्लैसिड है, स्टोमेटास बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सा फैक्टर है जिसमें सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होगा? हमें ध्यान रखना है, सबसे कम पूछा गया है। वायुमंडल में उच्च आर्द्रता होगी, उच्च वायु गति, मृदा में अतिरिक्त जल होता है, वातावरणीय दशाएं अत्यधिक शुष्क होंगी। इन तीनों कंडीशन में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ये जो कंडीशन है जिसमें बता रखा है वायुमंडल में उच्च आर्द्रता, इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन जो है सबसे कम होगा। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि प्लांट के आसपास के वातावरण में, वायुमंडल में ऑलरेडी काफ़ी नमी है, वायु अब ज़्यादा और नमी नहीं लेगी, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की रेट टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, जितना टेम्परेचर होगा ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगी। इसी तरह ट्रांसपिरेशन रेट विंड वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होती है, मतलब तेज गति से हवाएं चलेंगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परासरण दाब उच्चतम होगा, कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उच्चतम होगा? शुष्कोद्भिद में, शैलोद्भिद में, लवणोद्भिद में या समोद्भिद में? शुष्कोद्भिद ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। शैलोद्भिद ऐसे पादपों को कहते हैं जो कि चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। समोद्भिद ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सामान्य परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं। और लवणोद्भिद ऐसे पादप होते हैं जो कि सॉल्टी एरिया में मिलते हैं, उनके आसपास के एरिया में, उनके पानी में या उनकी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है, उसको हम कहते हैं लवणोद्भिद, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण क्रिएट होता है? सोल्यूट के कारण क्रिएट होता है। तो ऐसे प्लांट जिनके एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांट जिनके एनवायरनमेंट में काफ़ी सारा सोल्यूट है, वो जो है उन प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिका का परासरण विभव 10 बार है, यहाँ पर हमको दे रखा है सोल्यूट पोटेंशियल दे रखा है 10 बार, और उसका दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल हमको बता रखा है 5 बार है, तो उसका जल विभव वाटर पोटेंशियल कितना होगा? -5 बार, 5 बार, -10 बार या 10 बार? बार जो है यूनिट होती है। शाई डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है, शाई एस प्लस शाई पी वैल्यू हमको दे रखी है -10 बार, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है उसको हम माइनस में लेते हैं सोल्यूट पोटेंशियल को,
और ये हमको दे रखा है 5 में, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5 बार। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परासरण या ऑस्मोसिस से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अणुओं का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, जड़ द्वारा जल का ग्रहण करना, जल या विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना, जल या विलायक के अणुओं का पारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना। तो परासरण या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? अणुओं का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ये विसरण होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें अणु अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्रीली गति करते हैं। जड़ द्वारा जल का ग्रहण करना, ये जल अवशोषण है। जल या विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना, इसे हम कहते हैं परासरण। ऑप्शन 3 इज राइट हियर। परासरण के लिए क्या जरूरी है? जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए गति करें, और ये जो गति होती है वो तनु विलयन से, तनु विलयन मतलब क्या? इसमें वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल मोर देन सोल्यूट, ऐसे विलयन को हम कहेंगे तनु विलयन। और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल अर्ध पारगम्य झिल्ली से अपने लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध जल या शुद्ध जल का परासरण दाब होता है। यहाँ पर हमसे शुद्ध जल का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। निम्नतम, उच्चतम, किसी भी विलयन से अधिक या बदलता रहता है। अगर हमारा जल अशुद्ध है, शुद्ध है, इसका मतलब यह है कि उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम में 0 है, उसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है। सॉल्यूट नहीं है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0 होगा। तो अशुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो निम्नतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है, किस रेट फैक्टर पर वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगी? ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट दे रखा है, वायुमंडल जल वाष्प से संतृप्त होता है, प्रकाश बहुत धुंधला होता है, तापक्रम कम होता है, वायुमंडल शुष्क तथा तापमान उच्च होता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोपोर्शनल होती है विंड वेलोसिटी के, ट्रांसपिरेशन की रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। तो यहाँ पर अगर वायुमंडल शुष्क होगा, तापमान उच्च होगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी। ऑप्शन 4 इज राइट है, क्योंकि अगर वो हमारा एनवायरनमेंट वायुमंडल जल वाष्प से संतृप्त है, मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी और हमें ज़्यादा बतानी है, ऊंची बतानी है। इसी तरह तापक्रम अगर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। प्रकाश बहुत धुंधला होगा मतलब लाइट नहीं होगी तो अल्टीमेटली तापमान भी नहीं होगा, तब भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट है, पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। टोनोप्लास्ट जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल मिलती है जिसमें कि सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम सेल सेप कहते हैं। सेल सेप के अंदर वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स खुले होते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। हमसे पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट किस टाइप की झिल्ली है। टोनोप्लास्ट चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वो होती है जो अपने में से सॉल्वेंट को तो गुजरने देती, साथ ही चयन कर लेती है कि कौन कौन से सोल्यूट इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। उस टाइप की झिल्ली को हम कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, जो कि चयन करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोशिका का चूषण दाब मीन सक्शन प्रेशर, ये 30 इकाई है और परासरण दाब का मान दे रखा है 42 एटमॉस्फेयर। परासरण दाब ओपी हो गया।
इसमें उत्पन्न स्फीति की गणना स्फीति दाब के रूप में करें। मीन्स हमको टर्बुलेंट प्रेशर निकालना है। ट्यूशन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ये डीपीडी के भी इक्वल होता है। डीपीडी की वैल्यू क्या होती है? डीपीडी इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्बुलेंट प्रेशर। यहाँ पर डीपीडी दे रखा है हमको 30, ऑस्मोटिक प्रेशर है 42, हमको टीपी जो है एक्स की वैल्यू मान लो फाइंड करनी है। तो अब टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 12 एटमोस्फियर इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंगूरों को जल में रखा जाता है तो क्या होगा? अंगूर जो होते हैं, अगर हम अंगूर की सेल को, इसको एक सेल की तरह ले, तो इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसको हमने वाटर में रखा है। ठीक है, वाटर जो है इस अंगूर के कंपैरिजन में, इस ग्रेप के कंपैरिजन में क्या है? इसके कंपैरिजन में देखें तो ये जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन अंगूर के कंपैरिजन में कम है। तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? अंगूर फूल जाते हैं और पानी बाहर से जब अंदर की ओर जा रहा है सेल में, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। पानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, सेल में जा रहा है, इसको हम कहते हैं अंतः परासरण या एंड ऑस्मोसिस। ऑप्शन 3 इज राइट हियर। ठीक है, तो अंतः परासरण की क्रिया होगी और अंगूर जो है वो हमारे फूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब किस में अधिक पाया जाता है? मूल रोम में, जड़ की वलकुट कोशिकाओं में, जड़ की मार्ग कोशिकाओं में या पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में? परासरण दाब जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे अधिक मिलता है पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में। ये लीफ में मिलने वाली मीजोफिल सेल्स होती है। इनके अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ खिंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण किसका गुण है? विलय में उपस्थित विलय का, जल के अणुओं का, अर्धपारगम्य झिल्ली का या ऑक्सीजन का? परासरण किसका गुण है? परासरण की परिभाषा क्या है? जल या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपने तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर गति करना। तो परासरण किसके कारण हो रहा है? किसका गुण है? ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली में से जब जल या विलायक के अणु गुजरते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब का कारण क्या है? परासरण दाब क्यों जनरेट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है? विलय, अर्धपारगम्य झिल्ली, अधिपरासरी विलयन या जल? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। विलय के कारण परासरण दाब होता है। जल या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरना तो परासरण है, ये क्रिया परासरण है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है। लेकिन ये परासरण दाब उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है? उसका कारण है कि हमने जल के अंदर या विलायक के अंदर विलय को मिला दिया। विलय के कारण क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी तथा टीपी के निम्नलिखित में से होंगे। मीन्स यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें डीपीडी, ओपी एंड टीपी के वैल्यूज दे रखी है। तो कौन सी वैल्यू सही होंगी एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन देखिए अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। आपको दिया गया है एक पूर्ण स्फीत कोशिका, मतलब जो आपकी सेल है वो टर्जिड सेल है, और टर्जिड सेल में क्या होता है? डीपीडी की वैल्यू 0 होती है। डीपीडी की वैल्यू 0 कब होगी? जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है टर्बुलेंट प्रेशर के। इस कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आप देखिए कि कहाँ पर डीपीडी की वैल्यू 0 दे रखी है। ऑप्शन 4 में डीपीडी की वैल्यू 0 दे रखी है। साथ ही आप देख ले ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्बुलेंट प्रेशर की वैल्यूज इक्वल दे रखी है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। जस्ट सपोज किसी और ऑप्शन में भी जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर डीपीडी की वैल्यू 0 दे रखी है, लेकिन हमको ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्बुलेंट प्रेशर की वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी, तो हम इस तरह वाले ऑप्शन को, इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे? जहाँ पर डीपीडी की वैल्यू 0 है,
साथ ही ओपी एंड टीपी की वैल्यू भी 0 दे रखी है, सॉरी इक्वल दे रखी है, क्योंकि ओपी एंड टीपी जब इक्वल होते हैं तभी डीपीडी की वैल्यू 0 होती है। तो एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी एंड टीपी की वैल्यूज होंगी। इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के 1 मोलर विलयन में ओपी सर्वाधिक होगा? मीन्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमारा जो सॉल्यूशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन का है, तो कौन से पदार्थ के लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएगा? NaCl का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, फ्रक्टोज का सॉल्यूशन या स्टार्च का सॉल्यूशन? अब यहाँ चारों ही हमारे 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन के हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये जो है पार्टिकल के नंबर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, मोर पार्टिकल नंबर मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर आप देखिए जो ग्लूकोज है, स्टार्च है एंड फ्रक्टोज है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सहसंयोजित बंध होते हैं, जो पार्टिकल्स में जो है ब्रेक नहीं होते, पार्टिकल्स में नहीं टूटते। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयन, ये जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है, और जब ये पानी में घुलता है तो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज, स्टार्च एंड फ्रक्टोज के लिए मान लो एक एक मॉलिक्यूल ही काउंट होगा, तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है उसके 2 पार्टिकल्स काउंट हो जाएंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोर पार्टिकल नंबर मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 1 मोलर कंसंट्रेट सॉल्यूशन अगर इन चारों कंपाउंड्स का हमने बनाया तो सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सोडियम क्लोराइड के लिए होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में या सॉल्वेंट में जाकर जब घुलते हैं तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते, लेकिन उबलते पानी में रखने पर रंग छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उबलते पानी में कोशिका भित्ति मर जाती है, गर्म पानी कोशिका भित्ति में तीव्रता से प्रवेश करता है, प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में मृत हो जाती है, रंग ठंडे पानी में घुलनशील नहीं है। देखो प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से सभी तरह के सॉल्यूट्स बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, सॉल्वेंट तो निकल सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं निकलता। तो यहाँ पर चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखेंगे तो कलर नहीं जाएगा, उसका जो एंथोसायनिन पिगमेंट है वो रिलीज नहीं होगा, इसलिए पानी कलर नहीं बनता। लेकिन उबलते पानी में रखने पर पानी कलर हो जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली है उबलते पानी में रखने पर प्लाज्मा झिल्ली डेड हो जाती है, इसके प्रोटीन डेड हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है जो एंथोसायनिन पिगमेंट है बाहर की ओर निकल जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट जरूर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? परासरण, विसरण, डीपीडी या डीपीजी? यहाँ पर हमको दे रखा है अणु अपनी उच्च सांद्रता से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मीन्स क्या है? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल विसरण दे रखा है। ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कोशिका विलयन में रखने पर फूलती है तो विलयन कैसा है? मीन्स किसी सेल को हमने लिया, जस्ट सपोज हम अगेन एग्जांपल ले लेते हैं अंगूर का, ये अंगूर है, इस अंगूर को हमने पानी के अंदर रख दिया, ठीक है, पानी में रखने पर क्या होगा? अगर ये कोशिका फूल जाती है, फूलेगी कब? जब इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है, पानी कब जाएगा? इसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में जब विलयन जो है वो लेस कंसंट्रेटेड होगा, मीन्स हमारा विलयन हाइपोटोनिक होगा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, या अधोपराशरी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन जो है सेल की कंसंट्रेशन से कम होती है। तो अधोपराशरी विलयन में जब हम कोशिका को रखेंगे तो कोशिका फूलती है। ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कोशिका शक्कर के घोल में रखने पर छोटी हो जाती है, उसी क्वेश्चन को देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट जो है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। यदि एक कोशिका को अब हम शक्कर के घोल में रख रहे हैं और ये छोटी हो जाती है, मीन्स ये सिकुड़ जाती है, तो घोल है अतिपराशरी, अधिपराशरी, समपराशरी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये है शक्कर का घोल, ठीक है। इस शक्कर के घोल में हमने रखा एक कोशिका को, ठीक है, जस्ट सपोज हमने इसके अंदर वापस से अंगूर ले लेते हैं, हम अपना ग्रेप ले लेते हैं, इसको हमने रख दिया। हमने क्या देखा कि अब ये जो है अंगूर सिकुड़ गया है, थोड़े समय बाद हमने ऑब्जर्व किया
तो ये जो है पिचक जाता है, ये जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्यों सिकुड़ गया? इसका वाटर जो है बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, बाहर कब जाएगा? ये शक्कर का सॉल्यूशन है। जस्ट सपोज ये सेल के कंपैरिजन में मोर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, तभी तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा कोशिका में से। ठीक है, और कोशिका हमारी सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये जो शक्कर का सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी सांद्रता ज्यादा होती है। सिंपल सा कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब सेल के कंपैरिजन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए सेल में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन कैसा है? अति पराशरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्णरंध्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वातावरण की अपेक्षित आर्द्रता 100% हो? पूर्णतः खुले रहेंगे, आंशिक रूप से खुले रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बंद रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा, वहां पर जाकर आप 100% ये कहेंगे कि पर्णरंध्र जो है बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब अपेक्षित आर्द्रता 100% हो जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, हम रिलेट कर देंगे इसको ट्रांसपिरेशन से। लेकिन यहाँ पर बच्चों अपेक्षित आर्द्रता कितनी भी अधिक हो जाए, उच्च हो जाए, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, लेकिन पर्णरंध्र जो है वो पूर्णतः खुले रहते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में उच्च वाष्पोत्सर्जन में जल की कमी आने पर कौन सा हार्मोन, कौन सा रसायन बनता है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, फाइटोक्रोम या एटीपीएस। यहाँ पर हमको दे रखा है कि प्लांट्स में काफी हाई रेट से ट्रांसपिरेशन हो गया, अब वाटर लॉस हो गया। तो अगर आप इस कंडीशन में हम लीफ को लेकर टेस्ट करते हैं तो हमें कौन सा रसायन है जो ज्यादा अमाउंट में दिखाई देता है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, फाइटोक्रोम या एटीपीएस। तो यहाँ पर है एब्सिसिक एसिड, ये राइट आंसर है। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है। क्या होता है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन काफी हाई हो गया है, वाटर लॉस ऑलरेडी हो गया है, ये क्या करेगा? अब ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा क्लोज होने को ये स्टिमुलेट करेगा और इस तरह से ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्रकार के पादपों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया मंद गति से होगी? C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, दोनों में समान रूप से, या C2 प्लांट? तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट है। C4 प्लांट्स में C3 के कंपैरिजन में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो मंद गति से होता है, क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं, मोस्टली C4 प्लांट्स कैसे होते हैं? मोनोकोट्स होते हैं। एंड मोनोकोट्स में जो स्टोमेटास होते हैं वो लोअर सरफेस पर होते हैं, जो कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होती, इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी उसमें कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज कुल में पाई जाने वाली रक्षक कोशिकाओं का आकार होता है वृत्ताकार, अंडाकार, गोलाकार या डंबलाकार? अनाज कुल मीन्स ग्रैमिनी कुल के प्लांट्स। ग्रैमिनी कुल के प्लांट्स मोनोकोट्स में आते हैं, और मोनोकोट्स की जो गार्ड सेल्स होती है, इनके जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती है, उनका जो शेप होता है वो डंबलाकार होता है। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके जो गार्ड सेल्स होती है वो वृत्ताकार या किडनी शेप्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोमीटर या वाष्पोत्सर्जन मापी जिससे हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? वाष्पोत्सर्जन रंध्र खुलने पर निर्भर है, दिन के समय खुलते हैं, अवशोषण बराबर होता है वाष्पोत्सर्जन के, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन तनाव होता है। किस सिद्धांत के ऊपर फोटोमीटर काम करता है? ऐसे सभी बच्चे जो कि बीएससी कर चुके हैं उन्होंने वाष्पोत्सर्जन मापी फोटोमीटर का जरूर लैब में देखा होगा। तो ये जो फोटोमीटर होता है ये अवशोषण इजिकल टू ट्रांसपिरेशन, इस रेट के, इस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। मतलब जिस रेट से एब्सॉर्प्शन होता है उसी रेट से ट्रांसपिरेशन होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम में जल स्तंभ की निरंतरता बनी रहती है वायु बुलबुलों की उपस्थिति के कारण, वायु के ससंजन गुण के कारण? यहाँ पर वायु नहीं है बच्चों, यहाँ पर जल है। जल के ससंजन गुण के कारण, जल की वाष्पीकरण शक्ति के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
जाइलम में जल स्तंभ वाटर कॉलम कंटिन्यू बना रहता है, ब्रेक नहीं होता। इसी कंटिन्यूटी के कारण क्या होता है, जल जो है कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर खिंचा चला रहता है और पत्तियों तक पहुंचता है। तो इसका जो रीजन है कि वाटर कॉलम क्यों कंटिन्यू बना रहता है, वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी का या कम रीजन क्या है, वो है जल का ससंजन गुण। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। ससंजन गुण क्या होता है, जिसमें एक पदार्थ के मॉलिक्यूल्स या अणु दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल्स या अणु के साथ आकर्षण बल द्वारा बंधित रहते हैं, तो इस गुण को हम बोलते हैं ससंजन गुण। तो जल के अणु प्लांट्स की सेल वॉल के साथ में ससंजन गुण दिखाते हैं और इसके कारण क्या होता है कि जाइलम के अंदर वाटर कॉलम एक कंटिन्यूस या निरंतर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम से जड़ के जाइलम तक का जल संवहन होता है सिम्प्लास्टिक यानी कि जीवित भाग से, एपोप्लास्टिक मतलब मृत भाग से, परासरणी या जीवित व मृत भाग दोनों से। तो मूल रोम से जड़ के जाइलम तक जल का जो संवहन होता है वो सिम्प्लास्टिक भी होता है एंड एपोप्लास्टिक भी होता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पादप काई की शुष्कता को सहन कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं? जलोदभिद, अधिपादप, शैलोदभिद या लवणोदभिद? तो यहाँ पर जो लवणोदभिद होते हैं, जो कि ऐसे मिट्टी में ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को सहन करते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पादप कायिकी के जनक किसे कहते हैं? जेसी बोस, कैल्विन, आर मिश्रा या के नंदा? भारतीय पादप कायिकी के जनक है जेसी बोस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हियर। आज की क्लास में स्टूडेंट हमने वाटर रिलेशन टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस टॉपिक में से ऑलरेडी हमने 100+ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।